Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 46। अरुण जो गुस्से में कार फास्ट ड्राइविंग कर रहा था वो इशिता के घर के बाहर अपनी कार रोकता है। वो गुस्से में सीधा इशिता के रूम की तरफ चला जाता है। अरुण का ऐसा बिहेवियर देखकर वहां काम कर रहे सर्वेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। इशिता जो बेड में लेटी अपना फोन यूज कर रही थी, अचानक से उसके रूम का डोर ओपन होता है। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर इशिता गुस्से से डोर की तरफ देखती है। इशिता को लगा शायद किसी सर्वेंट ने ऐसा किया है, पर जब इशिता की नजर अरुण पर पड़ती है तो वो अपने चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कहती है, अरुण तुम यहाँ इस टाइम अंदर आओ ना, तुम वहाँ क्यों खड़े हो। इशिता जो अरुण को देखकर खुश हो गई थी तो वही अरुण के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अरुण इशिता को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की। अरुण के सवाल सुनकर इशिता घबरा जाती है। वो मन ही मन कहती है, ये अरुण ऐसा क्यों कह रहा है कि इसे पता तो नहीं चल गया। इशिता को खुद में ही खोया देख अरुण तेज आवाज से कहता है, बोलो मैंने कुछ पूछा है तुमसे। इशिता डरते हुए कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनते ही अरुण इशिता को सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहता है, वो रियली तुम्हें कुछ समझ नहीं रहा है। इशिता घबराते हुए हाँ कहती है तो वही अरुण व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी इस मुश्किल को आसान कर देता हूँ, बातें न सही पर शायद वीडियो देखकर तुम्हें समझ आ जाए। कहते हुए अरुण उस वीडियो क्लिप की पेनड्राइव को इशिता के रूम में लगी एलईडी से कनेक्ट करता है। वीडियो प्ले होते ही थोड़ी देर में वो सीन आ जाता है, जिसे देखते ही इशिता की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अब क्या कहना चाहोगी, क्या अभी भी समझ नहीं आ रहा है, अरुण रुडेली टोन में कहता है। इशिता जिसने अपना सर नीचे झुका रखा था वो एक पल में ही अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए गुस्से से कहती है, हाँ मैंने किया है, वो मिलाया मैंने उसके जूस में नशे की गोलियां। सुनते ही अरुण इशिता पर बरस पड़ता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसके साथ ऐसा करने की, तुम्हारी वजह से किया है ये सब मैंने, और यही नहीं इससे पहले भी बहुत कुछ किया है और आगे भी करती रहूंगी। इशिता गुस्से से अरुण की आंखों के देखते हुए कहती है। तो वही अरुण उसे हैरानी से देख रहा था, क्यों इशिता क्यों तुम ये सब कर रही हो। इशिता जो भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। अरुण गुस्से में इशिता से कहता है, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता, जिसे तुम प्यार कह रही वो सिर्फ तुम्हारा एक पागलपन है। अरुण दांत पीसते हुए कहता है, हाँ जानती हूँ, सब जानती हो, तुम जो इतने टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप का नाटक करते आए हो अपने और मेरे डैड के कहने पर, सब जानती हूँ मैं, तुम सब जानते हुए भी क्यों कर रही थी ऐसा। अरुण इशिता से कहता है। इशिता जोर से कहती है, तुम्हें पाने के लिए मैंने सोचा इस फेक रिलेशनशिप में रहते रहते शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, हम शादी कर लेंगे, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। इशिता अपने दांत पीसते हुए आगे कहती है, पर ऐसा होने से पहले बीच में वो पाखी आ गई। पाखी का नाम सुनते ही अरुण गुस्से से कहता है, एक शब्द और नहीं, मैं तो सोच रहा था तुम्हें ये सच कैसे बताऊंगा, तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम्हें बहुत हर्ट होगा, पर तुम्हें तो सब पहले से ही पता था, तो आज से सब खत्म, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। अरुण इशिता को धमकी देते हुए आगे कहता है, और हाँ पाखी से दूर रहना, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगर आगे तुमने पाखी को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। इशिता चीखते हुए अरुण से कहती है, मत भूलो मेरे डैड के कितने एहसान है तुम्हारे डैड पर, ये जो तुम खुराना इंडस्ट्री के सीईओ बनकर बैठे हो ना, ये सब मेरे डैड की वजह से हुआ है। अगर मेरे डैड ने तुम्हारे डैड की मदद नहीं की होती ना तो तुम्हारे डैड का करियर बिल्ट होने की जगह डिस्ट्रॉय हो जाता।
इशिता की बातें सुन अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे डैड ने ओ रियली क्यों खुद से झूठ बोल रही हो? मेरे पापा की हेल्प तुम्हारे अंकल ने की थी, ना कि तुम्हारे डैड ने। और ये जो तुम ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हो, ना ये भी उधार की है, ये सब तुम्हारे अंकल का है, ना कि तुम्हारे डैड का। चाहो तो अपने डैड से जाकर पूछ लो। और हाँ, दूर रहना, पाखी से भी हम अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वो दो कोड़ी की लड़की इशिता गुस्से से कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, बहुत घमंड है ना तुम्हें इन पैसों पर, किसी की वैल्यू तुम इन पैसों से करती हो ना? जस्ट वेट एंड वॉच, अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा था अपनी गलतियों को ठीक करने, अपनी गलतियों को सही करने का, पर अब नहीं। तैयार हो जाओ इशिता मेहरारून खुराना का वार झेलने के लिए। विद इन 2 आवर बी रेडी, यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज। ये कहते हुए अरुण वहां से चला जाता है। अरुण के जाने के बाद इशिता कमरे में रखी सभी एक्सपेंसिव चीजों को एक एक कर उन्हें तोड़ने लगती है। उन सभी चीजों को वो एक एक कर फ्लो पर फेंकते हुए कहती है, तुमने उस पाखी के लिए मुझे छोड़ा है न, अब देखना मैं तुम्हें उससे हमेशा हमेशा के लिए कैसे दूर कर दूंगी। इशिता पागलों की तरह चीखते हुए कहती है, आई विल किल यू पाखी, आई विल किल यू, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। फ्लैट में पाखी और काव्या दोनों रेडी होती है और अपने अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। काव्या ऑफिस में एंटर होती है और रोहित के कैबिन का डोर गुस्से से ओपन करती है। काव्या सोचकर आई थी आज वो रोहित को सबक सिखाकर रहेगी, पर जब वो कैबिन में जाती है तो देखती है रोहित अपने कैबिन में नहीं था। काव्या रोहित की चेयर के चारों तरफ घूमते हुए कहती है, बंदर कहीं का, हिम्मत कैसे हुई उसकी हमें किस करने की, आज हम उसे उस किस का जवाब देकर रहेंगे। कहते हुए काव्या अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। काव्या जो अपने काम में बिल्कुल डूबी हुई थी, उसे रोहित के आने का भी पता नहीं चलता, तो वही रोहित अपने कैबिन में काव्या को काम करता देख मुस्कुरा देता है। रोहित धीमे कदमों से काव्या की तरफ बढ़ता है और वो काव्या के पीछे जाकर उसके कंधे पर झुकते हुए उसके कान के पास धीरे से कहता है, मुझे नहीं लगा था आज तुम ऑफिस आओगी। अचानक अपने कानों में रोहित की आवाज सुनकर काव्या पलटती है। अचानक ऐसे पलटने से दोनों का सर टकरा जाता है। रोहित अपने माथे को सहलाते हुए कहता है, तुम बिना किसी को चोट पहुंचाए काम सही से नहीं कर सकती क्या? काव्या अपना माथा सहलाते हुए कहती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमने कहा था हमारे पीछे चोरों की तरह आओ और चूहे के जैसे हमारे कान में फुसफुसाओ। काव्या की इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर रोहित का मुंह खुला का खुला रह जाता है। काव्या की बातें रोहित के सर के ऊपर से जा रही थी, उसे काव्या की कई बातें समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज्ड होते हुए काव्या से कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा सर कुछ नहीं कहना हमें, काव्या फ्रस्ट्रेटेड होते हुए रोहित से कहती है। रोहित जो अभी भी काव्या को परेशान नजरों से देखे ही जा रहा था, उसे अभी भी काव्या की बातें समझ नहीं आई थी। एपिसोड 47। इशिता जो अपने कमरे की सभी एक्सपेंसिव चीजों को तोड़कर वही फ्लो पर बैठ गई थी, भी उसका फोन रिंग होता है और वो फोन को देखती है तो उसके स्क्रीन पर अविनाश का नंबर फ्लैश हो रहा था। अविनाश इशिता का असिस्टेंट था। वो कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से बोल रहे अविनाश की बातें सुनकर इशिता की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कॉल कट करके अपने कपड़े चेंज करके अपने घर से निकल जाती है। इशिता खुद अपनी कार को ड्राइव कर रही थी। वो अपनी कार लेकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है। वो जल्दी से कार से निकलती है और देखती है कि कुछ लोग, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो वहां बन रही बिल्डिंग को बनने से पहले ही तोड़ रहे थे। इशिता उन लोगों को रोकते हुए कहती है, स्टॉप, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तभी उसकी आवाज सुनकर एक ऑफिसर भीड़ में से निकलकर इशिता के सामने आता है और उससे पूछता है, क्या इसकी ओनर आप है? इशिता उस ऑफिसर को गुस्से से देखते हुए हाँ कहती है। हाँ सुनते ही वो ऑफिसर इशिता से कहता है, देखिए ये बिल्डिंग इलीगल तरीके से बन रही है। ये सुनते ही इशिता गुस्से से कहती है, व्हाट रबिश। वो ऑफिसर इशिता को पेपर दिखाते हुए कहता है, ये
सभी पेपर्स इनकम्प्लीट है, आप ऐसे गैरकानूनी तरीके से काम नहीं कर सकती, हमारे पास स्टे ऑर्डर है। ये सुनते ही इशिता को चक्कर आने लगे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब हुआ कैसे। उसने तो सारे स्टेप को 1 बाय 1 कंप्लीट करके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, और ये प्रोजेक्ट तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो अपने सपने को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रही थी, वो उन पेपर्स को हाथ में पकड़े हुए देख रही थी। उसे ये सब इम्पॉसिबल लग रहा था, पर ये उसकी आंखों के सामने हो रहा था जिसे वो चाहकर झुठला नहीं सकती थी। इशिता ने अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं। इशिता गिरती इससे पहले ही उसका असिस्टेंट अविनाश उसे पकड़ लेता है। वो इशिता को संभालते हुए उसे उसकी कार के पास ले जाता है। कार में बैठी इशिता जो इस सदमे में खुद में ही डूबी थी कि तभी अविनाश उसे एक और बैड न्यूज देते हुए कहता है, मैम वो जो हाल ही में हमारे न्यू क्लाइंट बने थे, इस न्यूज के सुनते ही वो सभी हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। उनमें से कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता और कुछ हमारे पुराने क्लाइंट भी यही कर रहे हैं। ये सुनते ही इशिता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से ये उसके साथ क्या हो गया। इंडिया की टॉप 5 रैंक में आने वाली कंपनी वो 2 घंटे में कैसे बर्बाद हो सकती है। इशिता जो कार में अपना सर पकड़े बैठी थी, वो खुद से ही सवाल किए जा रही थी। भी उसे अरुण की वार्निंग याद आती है और उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सब अरुण ने किया है। वो दांत पीसते हुए खुद से ही कहती है, अरुण ये तुमने अच्छा नहीं किया, उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश है, इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। इशिता अविनाश के साथ अपने ऑफिस आ जाती है। जैसे ही वो अपनी कार से निकलती है, मीडिया उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वहां मौजूद सभी रिपोर्टर्स इशिता से सवाल करने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उन रिपोर्ट्स के सवालों का क्या जवाब दे। इशिता जो वहां रिपोर्टर्स के बीच में खड़ी ये सब सोच रही थी, भी अविनाश आगे आता है और वो उन रिपोर्टर्स को साइड करते हुए इशिता को अंदर ले जाता है। इशिता अपने कैबिन में जाकर गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटकती है और दांत पीसते हुए कहती है, नाउ इज माई टर्न। तो वही दूसरी तरफ पाखी जब ऑफिस पहुंचती है, वो अपने कैबिन में जा ही रही होती है कि सामने से आ रही एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की टकराते ही नीचे गिर जाती है और उठते हुए पाखी को बिना देखे उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। पाखी उठने में उसकी हेल्प करते हुए उसे सॉरी बोलती है, सॉरी माय फुट कहते हुए वो लड़की पाखी की तरफ देखती है। पाखी को देखते ही उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। वो अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पाखी को घूर कर देख रही थी। पाखी की खूबसूरती उसकी आंखों में जैसे चुभ रही थी और अंदर ही अंदर उसे पाखी से जलन भी हो रही थी। वो पाखी को घूरते हुए एटीट्यूड से कहती है, तुम कौन हो, पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। पाखी भी उसे देखते हुए कहती है, हमने भी आपको यहाँ पहले नहीं देखा, हमारा नाम पाखी और हम अरुण सर की सेक्रेटरी है। पाखी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है। ये सुनते ही वो लड़की शॉक होते हुए कहती है, व्हाट, और वो लाउड वॉइस में पाखी से कहती है, मैं अरुण सर की सेक्रेटरी हूँ। ये बोलते हुए वो रुक जाती है। तभी उसे एहसास होता है वो पिछले 1 महीने से छुट्टी पर थी, तभी शायद मयंक सर ने उस लड़की को उसकी जगह रखा होगा। वो ये सब सोचते हुए खुद से कहती है। तभी वो स्माइल करते हुए पाखी से कहती है, सॉरी वो एक्चुअली मैं 1 महीने से लीव पर थी, तभी शायद मयंक सर ने तुम्हें मेरी जगह रखा होगा। पाखी उसकी बातें सुन हाँ में सर हिलाती है। अभी वो अपना एटीट्यूड दिखाते हुए आगे कहती है, हाय आई एम कियारा। ये कहते हुए वो पाखी के आगे हाथ बढ़ाती है। पाखी भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। कियारा कंपनी में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाते हुए पाखी से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मेरे आने से तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, मैं अरुण सर से बात करके तुम्हें कोई अच्छी सी पोस्ट दिलवा दूंगी। पाखी उसकी बातें सुन मुस्कुरा देती है और मन ही मन कहती है, ये अब मेरे हस्बैंड से मेरी ही जॉब की बात करेगी। वह मैसेज पाखी, अरुण खुराना क्या दिन आ गए हैं आपके। पाखी ये सब सोचते हुए अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है कि तभी कियारा पाखी को रोकते हुए कहती है, तुम वहां क्यों जा
रही हो अब वो जगह मेरी है। ये सुनते ही इशिता को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती थी। कियारा फिर से उसी टोन में कहती है तुम जाकर बाकी एम्प्लॉइज की हेल्प करो, जब सर आएंगे मैं उनसे बात करके तुम्हें एक अच्छी पोस्ट दिलवा दूंगी। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अरुण अपने विला में बैठा न्यूज देख रहा था और वो न्यूज देखते हुए कहता है यू डिजर्व इट इशिता। ये कहते हुए अरुण मयंक को कॉल करता है। मयंक की कॉल रिसीव करते ही अरुण कहता है वेल डन, गुड जॉब मयंक। मयंक मुस्कुराते हुए अरुण से कहता है इट्स माई प्लेजर सर। अरुण कॉल कट करके फ्रेश होने अपने रूम में चला जाता है। अरुण रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है। अरुण देखता है इशिता उसे कॉल कर रही थी। अरुण मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव होते ही इशिता की गुस्से भरी आवाज सुनकर अरुण उससे कहता है तुम्हारी 100% प्रॉपर्टी को मैंने 50% कर दिया, वो भी सिर्फ 2 घंटों के अंदर। अगर पूरी तरह से कंगाल नहीं होना चाहती ना तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना मुझे आधा घंटा और लगेगा तुम्हें सड़क पर लाने के लिए। इशिता चिल्लाते हुए अरुण से कहती है तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये सुनते ही अरुण कहता है शुरुआत तुमने की थी। इशिता एक बार फिर से उसी लहजे में अरुण से कहती है उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सुनते ही अरुण की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो लाउड वॉइस में इशिता से कहता है सोचना भी मत उसके आसपास जाने की। तुम जितना सोच सकती हो ना तुम उससे कहीं ज्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ कर सकता। हुए कहकर अरुण कॉल कट कर देता है। अरुण अपने भरोसेमंद गार्ड चिराग को कॉल करके कहता है नजर रखो इशिता मेहरा पर। एपिसोड 48। अरुण जब ऑफिस आता है तो उसे पाखी कहीं नहीं दिखती। वो सोचता है पाखी शायद आज थोड़ा लेट आएगी। वो ये सोचते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मयंक उसके कैबिन में आता है। मयंक देखता है अरुण अपने काम में बिजी है भी वो अरुण को गुड मॉर्निंग विश करता है और अरुण से कहता है सर कियारा आ गई है। ये सुनते ही अरुण मयंक की तरफ बिना देखे अपना काम करते हुए ही उससे कहता है ठीक है उसे किसी और डिपार्टमेंट में अच्छी सी पोस्ट दे दो। मयंक आंखें फाड़े अरुण को देख रहा था। वो उसी रिएक्शन में अरुण से कहता है सर कियारा पिछले 2 सालों से आपकी सेक्रेटरी है। हाँ मैं जानता हूँ बट अब से पाखी ही मेरी सेक्रेटरी रहेगी और तुम कियारा की सैलरी को 5% इंक्रीज कर दो और उसे किसी और डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट दे दो या उसका हेड बना दो। वैसे भी वो टैलेंटेड है, अपना काम अच्छे से करना जानती है। अरुण के मुंह से इतना सब सुनने के बाद तो मयंक को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या हेमंत को के कहता है और वहां से चला जाता है। तो वही जब मयंक ये सारी बातें कियारा को बताता है तो उसे एक झटका लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया। उसे अब पाखी से और भी ज्यादा जलन होने लगी थी, साथ ही उसे पाखी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो मन ही मन खुद से कहती है इस लड़की ने मेरी 2 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया, साथ ही मेरी जॉब भी मुझसे छीन ली। इशिता जहां ये सब सोचे जा रही थी तो वही पाखी दूसरे एम्प्लॉइज के साथ मन लगाकर अपना काम कर रही थी। पाखी आज अरुण के लिए कॉफी भी नहीं लेकर गई थी तो वही अरुण अपने कैबिन में पाखी के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब पाखी नहीं आती तो अरुण पाखी को कॉल करता है। कॉल रिसीव होते ही अरुण थोड़ा गुस्सा करते हुए पाखी से कहता है तुम ऑफिस क्यों नहीं आई, आज हम ऑफिस में ही है। पाखी अरुण की बातों का जवाब देते हुए कहती है अच्छा जी तुम ऑफिस में हो तो मेरी कॉफी लेकर क्यों नहीं आई, अब तक हम क्यों आए आपकी कॉफी लेकर। अब तो आपकी सेक्रेटरी कियारा आ गई है, उससे कहिए वो लेकर आएगी आपकी कॉफी। पाखी अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहती है। पाखी की बातें सुन अरुण हंसने लगता है। वो पाखी को चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें जलन हो रही है। ये सुनते ही पाखी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने दांत पीसते हुए धीरे से कहती है हमें क्यों होने लगी जलन, 10 मिनट में मेरी कॉफी लेकर मेरे कैबिन में आओ। अरुण मुस्कुराते हुए कहता है हम नहीं आएंगे। पाखी गुस्सा करते हुए कहती है तुम आओगी और हाँ मेरी सेक्रेटरी तुम हो और तुम ही रहोगी। अरुण मुस्कुराते हुए कहता है और कॉल कट कर देता है। पाखी अरुण की कॉफी बनाते हुए बड़बड़ाती है समझते क्या है वो खुद को, हमें ऑर्डर देते हैं। पाखी कॉफी के मग को अरुण की टेबल पर पटकते हुए रखती है। आवाज सुनकर अरुण पाखी को मुस्कुराते हुए देखता है।
तो वही पाखी अरुण को घूर कर देख रही थी। तुम गुस्से में और खूबसूरत लगती हो, ये कहते हुए अरुण पाखी को आंख मारता है। पाखी ये देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। अरुण पाखी को ऐसे देखकर उससे कहता है, ऐसे मत देखो, मुझे नजर लग जाएगी। अरुण की बातें सुन पाखी एक बार फिर से शौक हो जाती है और उससे खींचते हुए कहती है, नजर वो भी आपको देखो मिस्टर, नजर इंसानों को लगती है, लिंगुरों को नहीं। पाखी मुंह बनाते हुए कहती है। अरुण पाखी से आगे कुछ कहता कि तभी उसका फोन रिंग होता है। अरुण देखता है रोहित उसे कॉल कर रहा था। कॉल रिसीव होते ही रोहित अरुण से कहता है, ये आज जो ब्रेकिंग न्यूज टेलीकास्ट हो रही है, क्या उसके पीछे तेरा हाथ है? हो भी सकता है, अरुण रोहित से कहता है। फिर तो ये तेरा ही काम है, वैसे काफी अच्छा सबक सिखाया तूने इशिता को। अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, शी डिजर्व इट। तभी रोहित की चीख सुनाई देती है। अरुण रोहित से घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ, तू ठीक तो है न? जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया यार, रोहित दर्द भरी आवाज में कहता है। ये सुनते ही अरुण हंसने लगता है और कॉल कट कर देता है। रोहित का ऑफिस। रोहित जो अरुण से बातें कर रहा था, काव्या उसके सामने बैठी बोतल से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद काव्या बोतल को टेबल पर रखती है, पर वो गिर जाती है। इससे पहले काव्या बोतल को पकड़ती, वो लुढ़कते हुए रोहित के पैर पर गिर जाती है और रोहित की चीख निकल जाती है। काव्या ये देख जल्दी से उठती है और उस बोतल को उठाकर उसे उल्ट पलट कर देखने लगती है। बोतल को टेबल पर रखते हुए काव्या कहती है, थैंक्स गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। रोहित काव्या की इस हरकत पर उसे आंखें बड़ी किए देखे ही जा रहा था। वो वैसे ही देखते हुए काव्या से कहता है, तुम क्या हो? चोट मुझे लगी है, फिर भी तुम उस बोतल को ऐसे देख रही थी जैसे चोट मुझे नहीं उसे लगी हो। काव्या रोहित की बातों का जवाब देते हुए कहती है, वो मेरी फेवरेट बोतल है, अगर फूट जाती तो। रोहित मन ही मन कहता है, इस जंगली बिल्ली के लिए सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, इसकी सिक्योरिटी बोतल और पता नहीं क्या क्या होगा इसके लिए इम्पोर्टेंट। रोहित खड़ा होता है और काव्या से कहता है, तुम सच में हो क्या तुम? काव्या उसे मुंह बनाकर देखती रह जाती है। खुराना मैंशन। बाहर खड़े गार्ड्स में से एक गार्ड पार्सल लेकर मैंशन के अंदर आता है। मिसेज खुराना जो हॉल में ही बैठी मैगजीन पढ़ रही थी, वो गार्ड उस पार्सल को मिसेज खुराना को देते हुए कहता है, मैम ये आपके नाम का पार्सल आया है। मिसेज खुराना उस पार्सल को उल्ट पलट कर उस पर भेजने वाले का नाम और एड्रेस देखती है, पर उन्हें एड्रेस और नाम दोनों ही नहीं दिखते। मिसेज खुराना गुस्सा करते हुए उस गार्ड से कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस पार्सल पर न ही नाम है और न ही भेजने वाले का पता, और तुम इस पार्सल को सीधा मेंशन के अंदर ले आए। अगर इसमें बॉम्ब हुआ तो तुम क्या इस पूरे मेंशन को बॉम्ब से उड़ाना चाहते हो? मिसेज खुराना की बातें सुन और उनका गुस्सा देखकर वो गार्ड डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, मैम हमने इसे चेक किया है, इसमें बॉम्ब नहीं है। मिसेज खुराना ये सुनकर नॉर्मल होती है और उस गार्ड को जाने के लिए कहती है। उस गार्ड की जाने के बाद मिसेज खुराना उस पार्सल को देखते हुए खुद से ही कहती है, ये पार्सल कौन भेज सकता है मुझे, और इसमें है क्या? कहते हुए मिसेज खुराना उस पार्सल को ओपन करती है। उस पार्सल को खोलने के बाद उसके अंदर एक बॉक्स निकलता है। मिसेज खुराना उस छोटे बॉक्स को ओपन करती है तो उन्हें उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ दिखते हैं। वो उन फोटोग्राफ को निकाल कर देखने लगती है। उन फोटोग्राफ को देखते ही उनके आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो लाउड वॉइस में कहती है, हरीश। ये सुनते ही हरीश उनके सामने जल्दी से आकर खड़ा हो जाता है। मिसेज खुराना हरीश से कहती है, जाओ जाकर पता करो अरुण का ड्राइवर उसके साथ है या यही है, अगर वो यहाँ है तो उसे अभी मेरे सामने लेकर आओ। ऑर्डर मिलते ही हरीश तुरंत वहाँ से चला जाता है। माही जो अपने रूम से निकल कर आ रही थी, वो अपनी माँ की लाउड वॉइस सुनकर वहीं रुक जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। माही मन ही मन खुद से कहती है, ये माँ को क्या हो गया, वो भाई के ड्राइवर को क्यों ढूंढ रही है। तभी माही की नज़र टेबल पर रखे फोटोग्राफ पर जाती है। दूर खड़े होने की वजह से वो फोटोज किसके थे ये दिख तो नहीं रहा था, पर माही को समझ आ गया था उसके माँ के ऐसे बिहेवियर के पीछे की वजह ये फोटोज ही है।
मिसेज खुराना जो उन फोटोज को लेकर अपने रूम में चली जाती है, माही उनका पीछा करते हुए अपनी मां के पीछे जाती है। मिसेज खुराना उन फोटोज को अपने ड्रेसिंग की दराज में रखकर वॉशरूम चली जाती है। तभी माही चुपके से अपनी मां के रूम में आती है और उस दराज को धीरे से ओपन कर उन फोटोज को देखने लगती है। फोटोज को देखती ही माही की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो जल्दी से उन फोटोज को वहीं रखकर अपनी मां के वॉशरूम से बाहर आने से पहले वो उनके रूम से निकल जाती है। एपिसोड 49 माही जिसने उन फोटोज को देख लिया था, उन फोटोज में पाखी का साइड फेस दिख रहा था। वो वही फोटोज थी जो उस स्टॉकर ने देहरादून में क्लिक की थी। इशिता के कहने पर माही जो अपनी कमरे में बैठी उन फोटोज के बारे में सोच रही थी, वो सोचते हुए कहती है, ये तो भाई और पाखी की फोटोज है। माही जो पहले ही पाखी से मिल चुकी थी मॉल में, वो उन फोटोज को देखते ही पाखी को पहचान गई थी कि उस फोटोज में पाखी है। माही खुद से कहती है, भाई और पाखी की ऐसी फोटोज आखिर क्लिक किसने की होगी और मां को किसने ये फोटोज भेजी होंगी। माही सोचते हुए अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, ये लोग भी दूसरों की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करते हैं। क्या मिलता है इन्हें ये सब करके? अब सबसे पहले मुझे उस इंसान का पता लगाना है जो मेरे भाई पर नजर रख रहा है। तो वही दूसरी तरफ इशिता अपने कमरे में बेड में लेटी बेसब्री से अपने फोन को देख रही थी, जैसे कोई उसे बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करने वाला हो। तभी फोन को देखते ही देखते उसके फोन पर किसी की कॉल आने लगती है। इशिता जल्दी से कॉल रिसीव करती है। कॉल के दूसरी तरफ वो शख्स इशिता से कहता है, काम हो गया मैडम। ये सुनते ही इशिता के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इशिता उस शख्स से कहती है, किसी को शक तो नहीं हुआ? वो शख्स न में जवाब देता है। ये सुनते ही इशिता खुश हो जाती है और कॉल कट कर देती है। इशिता डेविल स्माइल करते हुए खुद से कहती है, आगे आगे देखो होता है क्या। इशिता मेहरा अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती है ये तुम्हें अब पता चलेगा, कहते हुए इशिता के जोर जोर से हंसने लगती है। मिसेज खुराना के कहने पर हरीश अरुण के ड्राइवर को उनके पास ले आता है। मिसेज खुराना अपने सामने खड़े ड्राइवर को देखते हुए गुस्से से कहती है, तुम्हें कहा था ना अरुण पर नजर रखने के लिए, फिर तुमने मुझे ये इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? मिसेज खुराना की फटकार सुनकर वो ड्राइवर डरते हुए कहता है, मैडम वो सर मुझे पिछले कुछ दिनों से अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। वो कुछ दिनों से खुद ही अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और उनके गार्ड्स की वजह से मैं उनके ऊपर नजर भी नहीं रख पा रहा हूँ। ये सुनते ही मिसेज खुराना का गुस्सा फूट पड़ता है, सफाई देने से तुम अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकते। मिसेज खुराना अपने सामने रखे टेबल पर उन फोटोज को फेंकते हुए कहती है, 2 दिनों में मुझे इस लड़की की पूरी डिटेल चाहिए। दूसरी तरफ अरुण और पाखी एक साथ कार में थे। अरुण पाखी को घर ड्रॉप करने जा रहा था। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए थे। पाखी जो विंडो से बाहर देख रही थी, भी उसकी नज़र एक बाप बेटी पर जाती है। स्कूटर पर अपने पापा को पीछे से पकड़े बैठी वो छोटी सी लड़की पाखी को देखकर हंस रही थी। पाखी भी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। देखते ही देखते पाखी की आंखें नम हो जाती है और उसे उसके बाबा के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने एक वीडियो की तरह चलने लगते हैं। बाबा की याद आते ही पाखी के नम आंखों से आंसू बहने लगे थे। पाखी के जहां आंसू बह रहे थे तो वही अरुण का सारा ध्यान ट्रैफिक पर था जो धीरे धीरे खुल रहा था। अरुण पाखी को देखते हुए कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र पाखी के बहते आंसुओं पर जाती है, जिसे देखते ही अरुण के दिल में एक टीस होती है। अरुण पाखी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। पाखी के आंसू अरुण के दिल को छल्ली कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था पाखी क्यों रो रही है। अरुण पाखी को ऐसे रोता हुआ देख अपना एक हाथ पाखी के गालों पर आए आंसू को पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ पाखी, तुम रो क्यों रही हो? अरुण के ये पूछने पर पाखी बहुत मुश्किल से कहती है, कुछ नहीं। अरुण पाखी को इस तरह रोता देख समझ जाता है जरूर कोई बात है जो पाखी को परेशान कर रही है। अरुण जल्दी से कार को साइड में रोकता है और पाखी को हग कर लेता है। अरुण के सीने से लगते ही पाखी का रोना और बढ़ जाता है तो वही अरुण पाखी की पीठ सहलाकर उसे शांत कराने की कोशिश करता है।
पर पाखी वो तो बस रोए ही जा रही थी। रोते रोते पाखी को हिचकियां आने लगी थी। अरुण पाखी के आंसू पोंछता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहता है, पाखी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है? कुछ तो बोलो पाखी। पाखी का जवाब न मिलने पर और उसका इस तरह से रोना अरुण को अंदर ही अंदर डरा रहा था। उसके दिल में एक तेज दर्द हो रहा था। पाखी के आंसू अरुण के दिल पर किसी तीर की तरह लग रहे थे। अरुण पाखी को पानी देता है। पाखी अपने कांपते हाथों से पानी की बोतल पकड़ती है। ये देखकर अरुण अपने हाथों से पाखी को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद पाखी थोड़ा नॉर्मल होती है। पाखी को शांत देखकर अरुण पाखी से एक बार फिर पूछता है, पाखी क्या हुआ था तुम्हें? अरुण के ऐसे फिर पूछने पर पाखी नजरें नीचे कर धीरे से कहती है, एक छोटी बच्ची को स्कूटर पर अपने पापा के साथ जाते देखा तो बाबा की याद आ गई हमें। पाखी की ये कहने पर अरुण पाखी कसकर गले लगा लेता है। पाखी भी अरुण को कसकर पकड़ लेती है। अरुण पाखी को ऐसे ही गले लगे उससे पूछता है, 2 साल पहले मेरे वहां से चले जाने के बाद क्या हुआ था? अरुण के इस सवाल से पाखी अरुण से अलग होती है। अरुण पाखी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ पाखी, मेरे वहां से आ जाने के बाद क्या हुआ था? पाखी ऐसे ही सर झुकाए बोलना शुरू करती है। 2 साल पहले। फ्लैशबैक। पंडित जी के कहने पर शादी संपन्न हुई। पाखी और अरुण दोनों झुककर पाखी के बाबा मोहनदास का आशीर्वाद लेते हैं। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद वो सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। अरुण जो ये सब करते हुए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, वो झुंझलाते हुए खुद से कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है, वरना पता नहीं ये लोग और क्या क्या करवाए मुझसे। अरुण जो ये सब सोच रहा था तभी सुलोचना काकी आती है। सुलोचना अरुण को अपने साथ ले जाती है। वो पाखी और अरुण को घर में बने मंदिर में ले जाती है। वो उन दोनों को एक साथ खड़ा कर दोनों की आरती करती है और उन्हें महादेव के आगे झुककर आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। अरुण और पाखी वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें करने के लिए सुलोचना कहती है। अरुण जो मन ही मन वहां से निकलने का रास्ता सोच रहा था, पाखी इस बात से अनजान नहीं थी। वो अरुण की मन हालत को अच्छे से समझ रही थी। वो मन ही मन खुद से ही कहती है, हम अच्छे से समझ सकते हैं इन्हें ये सब कितना अजीब लग रहा होगा, पर ये अभी सबके सामने कुछ न करे। थोड़ी ही देर में शादी में शामिल हुए लोग एक एक कर जाने लगे थे। लोगों को जाता देख अरुण को थोड़ी शांति मिलती है। सभी के जाने बाद रघु काका और उनकी पत्नी सुलोचना देवी ही बचती है। पाखी जो अपने बाबा के पास बैठी थी, सुलोचना उसे अपने साथ ले जाती है। सुलोचना पाखी को उस कमरे में ले जाती है जहां अरुण पहले से मौजूद था। पाखी को कमरे के बाहर ही छोड़कर उसे अंदर जाने का कहकर सुलोचना वहां से चली जाती है। पाखी न चाहते हुए भी धीमे कदमों से कमरे में जाती है। पाखी को सामने देख अरुण गुस्से में अपने गले में पहनी वरमाला को खींच कर तोड़ देता है। उस वरमाला को पाखी के हाथ में पकड़ाते हुए उससे कहता है, इसे पकड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो, अब और नाटक नहीं कर सकता मैं। अरुण अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहता है। पाखी अरुण के गुस्से को अच्छे से समझ रही थी और उसे एक शब्द नहीं कहती तो वही अरुण वहां से जाने लगता है। अरुण को जाता देख पाखी उसे रोकते हुए कहती है, आप सामने से जाएंगे तो सब आपको देख लेंगे और सवाल करेंगे, आप पीछे के रास्ते से जाए। पाखी की बातें सुनते ही अरुण उसे हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़की किस तरह की है। वो अपने मन ही मन कहता है, मुझे क्या करना, ये कैसी भी हो, मुझे बस यहाँ से जाना है। अरुण ये सोचते हुए पाखी के रास्ते से बिना किसी की नजरों में आए वहां से चला जाता है। अरुण के जाने के बाद पाखी उस कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करती है और चारों तरफ नजरें घुमाकर उस कमरे की सजावट को देखती है। पाखी कुछ कदम चलकर बेड के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो उस कमरे की सारी सजावट को खराब करने लगती है। वो रोते हुए उन फूलों की लड़ियों को तोड़ते हुए निढाल होकर नीचे बैठ जाती है और बेड के कोने से अपना सर टिकाए रोते हुए खुद से कहती है, हम कल क्या कहेंगे सबसे? बाबा के सवालों का हम क्या जवाब देंगे?
पाखी इन्हें सब बातों को सोचते हुए रोते रोते वहीं बैठे बैठे सो जाती है। एपिसोड 50। पाखी जो कल रात खुद से ही सवाल करती हुई रोते रोते वहीं सो गई थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे एहसास होता है कि वो कल रात वहीं बैठी बैठी सो गई थी। पाखी दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में 7 बज रहे थे। पाखी कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी, आज न जाने कैसे इतनी देर तक सो गई थी। पाखी मन ही मन कहती है, पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे, हम इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं, शायद पूरे दिन थके होने की वजह से हम देर तक सोए। पाखी जल्दी से उठती है और अलमारी से अपने कपड़े निकाल नहाने चली जाती है। पाखी नहाने के बाद अपने बाल बनाते हुए आईने में खुद को देख रही थी। पाखी की नजरें अपनी मांग में लगे सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाकर ठहर जाती है। पाखी को वो मंगलसूत्र फांसी के फंदे जैसा लग रहा था। उस मंगलसूत्र को वो उतार कर फेंकना चाहती थी, अपने मांग सजे उस सिंदूर को मिटा देना चाहती थी और उस झूठे रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी। पर पाखी चाहकर भी उस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकती थी। झूठी ही सही पर शादी हो चुकी थी। पाखी के आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए थे। पाखी अपने बाबा को याद करते हुए कहती है, हम ये नहीं कर सकते, हमें बाबा के लिए इस रिश्ते को मानना ही होगा और निभाना भी। पाखी अपने आंसू पोंछ अपने बालों को संवारकर मांग में सिंदूर सजाकर गले में मंगलसूत्र पहने लाल रंग की बनारसी साड़ी में वो नई नवेली दुल्हन की तरह सजकर अपने कमरे से बाहर आती है। पाखी जो किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी, तभी उसे रसोई में सुलोचना दिखती है। पाखी की कदमों की आहट सुन सुलोचना कहती है, उठ गई बिटिया, तुम काव्या का फोन आया था, तुम्हारे बारे पूछ रही थी, तुम उससे बात कर लेना बिटिया। काकी की बातें सुन पाखी हाँ में अपना सर हिलाती है। सुलोचना जब पाखी को पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। सुलोचना पाखी के पास आते हुए कहती है, आज शारदा होती तो तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुश होती। अपनी मां का जिक्र होते ही पाखी की आंखें भी नम हो जाती है। सुलोचना ये देखकर पाखी के गालों पर हाथ लगाते हुए कहती है, नहीं बिटिया रोना नहीं। तभी सुलोचना पाखी के गालों पर वैसे ही हाथ लगाए उससे पूछती है, दामाद जी क्या अभी तक नहीं उठे। सुलोचना काकी के मुंह से निकले ये शब्द काफी थे पाखी के होश उड़ाने के लिए। पाखी मन ही मन सोचती है, अब क्या कहे, काकी से क्या बहाना बनाए। तभी पाखी बात बदलते हुए कहती है, काकी बाबा उठ गए क्या, अब उनकी तबीयत कैसी है। सुलोचना, हाँ उठ गए तेरे बाबा, अभी अभी उन्होंने नाश्ता के बाद दवायां ली है अपनी। पाखी ये सुनते ही खुश हो जाती है। पाखी अपने बाबा से मिलने उनके पास जाती है। पाखी को आते देख मोहनदास पाखी के बाबा, उनकी आंखें नम हो जाती है। वो पाखी का हाथ पकड़ उसे कहते हैं, आज हमारा ये वचन भी पूरा हो गया, तुम्हारी माँ से क्या हुआ। पाखी को कुछ समझ नहीं आता भी मोहनदास आगे कहते हैं, तुम्हारी माँ ने हमसे वचन लिया था, हम उनके पास तभी आए जब हम तुम्हारा कन्यादान कर दे। मोहनदास पाखी के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। पाखी अपने बाबा की बातों पर मुस्कुरा देती है। पाखी मन ही मन खुद से कहती है, आप खुश रहे बाबा, आपकी खुशी के लिए हमें जितने भी झूठ बोलने पड़े हम बोलेंगे, पर हम आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। पाखी जो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी भी उसके कानों में एक आवाज जाती है, दामाद जी कहाँ है बेटा। ये सुनते पाखी घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस सवाल का क्या जवाब दे। पाखी कुछ सोचते हुए कहती है, बाबा वो चले गए। ये सुनते ही मोहनदास चौंक जाते हैं और पीछे से आ रही सुलोचना वो वही खड़ी हो जाती है। अपने बाबा को ऐसे हैरान होते देख पाखी बात संभालते हुए कहती है, हमारा मतलब है वो अपने घर गए हैं, उनके पापा का फोन आया था, वो उनके कारोबार में कोई प्रॉब्लम हो गई है इसलिए उन्हें ऐसे जाना पड़ा। पाखी की बात सुनकर सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तभी मोहनदास एक और सवाल पूछते हैं, बेटा उनका घर कहाँ है। पाखी ये सुनते ही एक बार फिर सोच में पड़ जाती है और वो सोचते हुए कहती है, वो दिल्ली में उनका घर है। पाखी मन ही मन कहती है, इससे पहले कोई और कुछ पूछे हम ही यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, दिन हफ्तों में और हफ्ता महीनों में बदल गया। मोहनदास के अपने दामाद के बारे में पूछने पर हर बार पाखी कोई नया बहाना बना देती थी।
ऐसे करते करते 1 साल बीत गया था। पाखी की शादी का सच पाखी के अलावा सिर्फ काव्या को पता था। जब पाखी की शादी के बाद काव्या दिल्ली से लखनऊ आई थी, तभी पाखी ने काव्या को सब बता दिया था। पाखी के इस झूठ में काव्या भी उसका साथ दे रही थी। पाखी जानबूझकर काव्या से घंटों कॉल पर बात करने लगी थी और किसी के पूछने पर वो उसे अपना हस्बैंड बता देती थी। पाखी एक सुहागन के जैसे अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना करती थी ताकि सबको उसकी शादी का सच न पता लगे। ऐसे ही सच और झूठ का खेल खेलते खेलते 6 महीने और बीत गए और वो रात आई जिस रात पाखी का सब कुछ छीन गया। मोहनदास जो पाखी के हाथों से दवायां खाकर सोए थे, उनकी सुबह ही नहीं हुई। पाखी अपने बाबा को जगाती रही, पर वो जिस नींद में वो सोए थे उस नींद से कभी कोई नहीं जागता। सुलोचना ने बहुत मुश्किल से पाखी को संभाला। मोहनदास के चले जाने से पाखी अनाथ हो गई थी। एक रात में ही वो इस भीड़ भरी दुनिया में अकेली हो गई थी। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। मोहनदास के जाने के बाद पाखी तो जैसे जीना ही भूल गई थी। वो घंटों अपने बाबा की फोटो के सामने बैठती और उनसे बातें करती। जो सच वो अपने बाबा के जीते जी उनसे नहीं कह पाई, वो सच पाखी ने उनके जाने के बाद उनकी फोटो के सामने बैठे हुए उनसे कहा। पाखी जब अपनी शादी का सच मोहनदास को बता रही थी, उसी टाइम ठीक उसके पीछे रघु और उसकी पत्नी सुलोचना खड़ी थी और उन दोनों ने ही पाखी की सारी बातें सुन ली थी। सुलोचना दौड़कर पाखी को अपने सीने से लगा लेती है और उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहती है, तू इतना सब कुछ अकेले ही सहती रही, तूने एक बार भी अपनी काकी को बताना जरूरी नहीं समझा। ये कहते हुए सुलोचना भी पाखी को गले लगाए रोए जा रही थी। पाखी के बाबा को गए हुए 1 महीना बीत गया। आज पाखी 1 महीने बाद अपने ऑफिस जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में कुछ लड़कों ने अपनी बाइक को पाखी के आगे खड़े करते हुए कहा, और कब तक इंतजार करोगी अपने पति का, अब नहीं आने वाला वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अब तुम हमारे साथ रहो। पाखी उन लड़कों की बातें सुन घबरा जाती है, भी वो लड़के हंसते हुए उसके आगे से अपनी बाइक हटाते हुए कहते हैं, हम कर फिर आएंगे, आराम से सोचना। पाखी उनकी बातें सुन सहम जाती है और वो तेज कदमों से वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से हर दिन वो लड़के ऐसा ही करते, पाखी को आते जाते ऐसे ही परेशान करते। एक दिन जब पाखी अपनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसे कांच टूटने की आवाज आती है। पाखी रसोई से निकल कर देखती है तो एक पत्थर कागज में लिपटा उसके आंगन में पड़ा था। पाखी उस पत्थर को उठाकर इधर उधर देखती है तो उसके गलियारे की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। पाखी उस पत्थर को कागज में से निकालकर फेंकती है तो उसकी नज़र कागज पर लिखे मैसेज पर जाती है। पाखी उस मैसेज को पढ़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उस कागज में लिखा था, आज हम आएंगे, तैयार रहना। पाखी ये पढ़ते ही डर से कांपने लगती है। पाखी जल्दी से अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अपने कमरे में बेड पर छोटे बच्चों के जैसे सिकुड़कर बैठ जाती है। घर में इतनी शांति थी कि उसे घड़ी के टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। घड़ी की आवाज सुनकर पाखी घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में 10 बज रहे थे, तभी उसे दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। उन आवाजों को सुनते ही पाखी और भी ज्यादा खुद में ही सिमट जाती है। पाखी डर की वजह से पसीने से पूरी गिली हो चुकी थी। वो खटखटाने की आवाज समय के साथ और भी तेज होती जा रही थी। पाखी ने उन आवाजों को ना सुनने के लिए अपने कानों को अपने हाथों से ढांक लिया था, पर वो आवाजें पाखी की लाख कोशिशों के बाद भी उसे सुनाई दे रही थी। डर की वजह से पाखी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। सुबह जब पाखी की आंखें खुली और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर आई तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। उसके आंगन में एक नहीं कई सारे पत्थर थे। पाखी उन्हें देखकर चिल्ला पड़ती है, तभी उसे फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। पाखी डर से कांपने लगती है, भी आवाज देते हुए सुलोचना कहती है, पाखी बिटिया क्या अभी तक सो रही हो, बिटिया दरवाजा खोलो, हम है। सुलोचना काकी। ये सुनते ही पाखी जल्दी से दरवाजा खोलती है और उनके गले लगकर रोने लगती है। पाखी को रोता देख सुलोचना कहती है, क्या हुआ बिटिया? पाखी रोते हुए मुश्किल से कह पाती है, वो काकी अंदर। इतना सुनते ही सुलोचना अपने पति रघु और पाखी को लेकर अंदर आ जाती है।
वो घर के आंगन में इतने सारे पत्थरों को देखकर चौंक जाती है। रघु पाखी को समझाते हुए कहता है, बिटिया अब तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, तुम दिल्ली चली जाओ काव्या के पास। ये सुनते ही सुलोचना भी कहती है, हाँ बिटिया तुम दिल्ली चली जाओ। उसके बाद पाखी दिल्ली आ जाती है। एपिसोड 51। पाखी जो अरुण को अपने अतीत के बारे में बता रही थी, वो उन पुरानी बातों को याद कर आज भी डर से कांप रही थी। उन लड़कों की दी हुई धमकी पाखी को आज भी याद थी। पाखी उन बातों को बताते हुए आज भी सहम गई थी। पाखी जो आज भी उस डर से कांप रही थी, तो वही अरुण गिल्ट और गुस्से से भर गया था। पाखी का सच जानते ही अरुण का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि अगर आज वो लड़के उसके सामने होते तो वो उन्हें अपने गुस्से से जलाकर राख कर देता। गुस्से में अरुण की नसें उसके हाथ और माथे पर उभर गई थी। अरुण गुस्से में अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारता है। अरुण के ऐसा करते ही पाखी एकदम से डर गई थी। वो अपनी डरी हुई आंखों से अरुण को नजरें उठाकर देखती है। अरुण का चेहरा जो गुस्से से लाल हो गया था, उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी। अरुण को पहली बार ऐसे रूप में देखकर पाखी सहम गई थी। पाखी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरुण को छू सके। अरुण अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, तुमने उन लड़कों के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन नहीं की थी। अरुण के सवालों को जवाब देते हुए पाखी लो वॉइस में कहती है, अगले दिन में और काका गए थे पर कहकर पाखी रुक जाती है। पर क्या? अरुण एरोगेंट वॉइस में कहता है। पाखी डरते हुए कहती है, कंप्लेन रजिस्टर नहीं की हमारी, क्योंकि उनमें से एक लड़का एमएलए का बेटा और बाकी सब उसके दोस्त थे। ये सुनते ही अरुण का खून खौलने लगता है और जोर से अपना हाथ एक बार स्टीयरिंग पर मारता है, जिसे देख पाखी डर जाती है। पाखी जो डरी सहमी अरुण को देख रही थी, तभी अरुण पाखी को और भी ज्यादा हैरान करते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। पाखी को सीने से लगाकर जहां अरुण को सुकून का एहसास हो रहा था, तो वहीं पाखी को अरुण के गुस्से के गर्मी महसूस हो रही थी। वो बिना हिले डुले अरुण के सीने से लगी थी। करीब 15 मिनट तक ऐसे ही अरुण पाखी को अपने सीने से लगाए कार में बैठा था, तो वही पाखी भी अरुण से अलग होने की कोई भी कोशिश नहीं कर रही थी। पाखी ने पहली बार अरुण का ऐसा रूप देखा था जिसे देख उसे अरुण से डर लगने लगा था, पर पाखी ये बात अच्छे से जानती थी अरुण उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरुण जो अभी भी पाखी के गले लगे हुए था, अब उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। वो पाखी को वैसे ही गले लगाए हुए ही मन खुद से कहता है, पहले जो कुछ हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता पाखी, पर आज मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हें परेशान करने वाले हर एक शख्स को मैं तुमसे दूर कर दूंगा। मैं आज से तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा। तुम तक आने वाली हर परेशानी को अब मुझसे होकर गुजरना होगा। मरने के बाद का तो पता नहीं पाखी, मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। तुम्हें परेशान करने वाले हर उस शख्स को सजा मैं दूंगा। अब अरुण जो पाखी के प्यार में इस कदर डूब गया था कि अब वो पाखी को लेकर पजेसिव हो गया था, वो भी हद से ज्यादा, इतना कि उसे हट करने वाले को वो कैसी सजा देगा वो खुद भी नहीं जानता। अरुण पाखी से अलग होकर उसके खूबसूरत चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? पाखी अपनी भीगी आंखों से अरुण को देख रही थी। अचानक अरुण का ऐसे सवाल करना उसे समझ नहीं आता, पर वो अरुण के सवालों का जवाब देना चाहती थी। पाखी का चेहरा जो अरुण के हाथों में था, पाखी उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, खुद से ज्यादा, कहते हुए पाखी की आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाता है। ये देख अरुण उस आंसू की बूंद को पीते हुए पाखी के गालों को अपने होठों से छू लेता है। पाखी अरुण के ऐसे छूने से अंदर तक सिहर गई थी। आज पाखी को एहसास हो रहा था अब वो अकेली नहीं है। महादेव ने सब कुछ लेने के बाद उससे, उसकी जिंदगी में उसे ऐसा शख्स दिया था जो उससे बेइंतहा प्यार करता है। पाखी आज अरुण के प्यार की गहराई को महसूस कर रही थी।
अरुण पाखी के दोनों गालों को अपने होठों से छूते हुए उसके कांपते होठों को शांत कर देता है। अरुण पाखी को पैशनेटली किस कर रहा था। पाखी अरुण के प्यार को बस फील किए जा रही थी। पाखी ने अपने दोनों हाथों से अरुण की नेक को पकड़ा हुआ था तो वही अरुण ने अपने हाथों से पाखी की कमर को पकड़ा हुआ था। अरुण को फील हुआ कि पाखी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उससे अलग होता है। कि ड्यूरेबल लॉन्ग किस के बाद दोनों ही तेज तेज सांसें ले रहे थे, जहां पाखी उस अडोरेब किस के बाद काफी रिलैक्स फील कर रही थी और पुरानी बातें भूल गई थी तो वही अरुण के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अरुण पाखी को ड्रॉप करने के बाद वो अपना फोन से किसी को कॉल करता है। कॉल पिक होते ही अरुण के चेहरे से जो गुस्सा पाखी को किस करने से गायब हो गया था। अब वो गुस्सा उसके चेहरे पर एक बार फिर से दिखने लगा था। वो दांत पिसते हुए दूसरी तरफ कॉल सुन रहे चिराग से कहता है, लखनऊ जाओ और वहाँ के एमएलए के बेटे और उसके दोस्तों को दिल्ली ले आओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है उन्हें यहाँ लेकर आने के लिए। चिराग जो अरुण की बातों को ध्यान से सुन रहा था वो अरुण की एरोगेंट वॉइस सुनकर डर गया था। वो पिछले 2 सालों से अरुण का बॉडीगार्ड था पर उसने अरुण को आज से पहले कभी इतना एरोगेंट होते हुए नहीं देखा था। कॉल कट होते ही चिराग खुद से ही कहता है, ये सर को क्या हो गया, आज से पहले कभी सर ने इतने गुस्सा नहीं किया। जहां एक तरफ चिराग अरुण के ऐसे बिहेव से हैरान था तो वही दूसरी तरफ काव्या से मिलने रोहित के ऑफिस उसका एक कलीग आया था जिसे काव्या के बॉस ने ही कुछ जरूरी काम से भेजा था। रोहित जो अभी तक ऑफिस नहीं आया था, काव्या उसके केबिन में बैठी अपना काम कर रही थी कि तभी नॉक करके काव्या का कलीग मानव अंदर आता है। काव्या उसे देखते ही खुश जाती है और उससे कहती है, हाय तुम यहाँ कैसे। मानव जो एक दिलफेक इंसान है वो अपने शायराना अंदाज में कहता है, तुम्हारी याद आ रही थी तो बस चला आया तुमसे मिलने। काव्या मानव के हाथ में पकड़ी हुई फाइल से उसे मारते हुए कहती है, तुम फिर शुरू हो गए, कितनी बार कहा है ये अपनी चिप ट्रिक्स हम पर न आजमाया करो। मानव काव्या के अटैक से बचते हुए कहता है, अरे यार सॉरी, बस करना, कितना मारेगी। मानव के ऐसे सॉरी कहने पर काव्या रुक जाती है। काव्या और मानव वही रोहित के कैबिन में लगे सोफे पर दोनों बैठे बात करने लगते हैं। इस बात से अनजान की 2 काली आंखें जिनमें गुस्सा और जेलॉसी साफ दिख रही थी, वो आंखें उन दिनों को ही घूर रही थी। वो काली आंखों वाला शख्स और कोई नहीं रोहित ही था जो मानव के आने के जस्ट बाद ही वो भी आ गया था और उसने काव्या और मानव की बातें ही नहीं, काव्या और मानव की क्यूट फाइट भी देखी थी। रोहित जो उन दोनों को साथ देखते ही जल भून गया था, वो एक धड़ाम की आवाज के साथ एक झटके से कैबिन का डोर ओपन होता है। आवाज सुनते ही मानव और काव्या डोर की तरफ देखते हैं। सामने से आ रहे रोहित को देख दोनों ही अपने जगह से उठ जाते हैं। रोहित अंदर आते हुए काव्या से कहता है, क्या तुम ऑफिस गॉसिप करने आती हो। और मानव को एक नज़र देखते हुए रोहित आगे कहता है, बिना मेरी परमिशन के कोई शख्स मेरी कैबिन में आए मुझे पसंद नहीं। जहां मानव रोहित की ऐसी बातें सुन डर गया था तो वही काव्या जो रोहित के स्ट्रेंज बिहेव को देखकर मन ही मन खुद से ही कहती है, ये इस बंदर को क्या हो गया है, आज ये क्यों इतना अजीब बिहेव कर रहा है। मानव आगे आते हुए रोहित को सफाई पेश करता है, सर ये फाइल सर ने आपको देने के लिए कहा है। रोहित अपनी गुस्से वाली आंखों से मानव को घूरते हुए उससे फाइल लेता है। रोहित फाइल पढ़ के उस पर साइन कर उसे वापस दे देता है। अब जब मानव को फाइल वापस मिल गई थी तो अब उसका वहां रुकना का उसके पास कोई रीजन नहीं था। मानव रोहित के गुस्से को भांपते हुए वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई सोचता है और वो वहां से चला जाता है। एपिसोड 52। चिराग जो अरुण के कहने पर लखनऊ आ गया था एमएलए के बेटे और उसके दोस्तों को किडनैप करने, वो साथ आए आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, आज शाम तक उन सभी लड़कों को हमें दिल्ली लेकर जाना है। उसकी बात सुनते ही वो सभी आदमी अपने काम पर लग जाते हैं। 2 दिन बीत गए थे पर अरुण अभी तक खुराना मेंशन नहीं गया था, वो अपने विला में ही रह रहा था। मिसेज खुराना जो अरुण के ऐसे व्यवहार से कहीं न कहीं उसकी वजह वो उस फोटो वाली लड़की को समझ रही थी। वो अपने रूम में बैठी हरीश से कहती है, जाओ उसे बुला कर लाओ।
हरीश उनकी बात मान वहां से जा ही रहा था कि तभी उसे सामने से अरुण ड्राइवर आता दिखता है। अरुण का ड्राइवर केशव मिसेज खुराना के सामने आकर उन्हें पाखी के बारे में बताता है। जब मिसेज खुराना को ये पता चला कि पाखी अरुण की सेक्रेटरी है, ये सुनकर वो गुस्से से लाल हो गई। वो सोफे से उठते हुए केशव से कहती है, तुम्हें उस लड़की का घर पता है, कहाँ है? केशव हमें अपना सर हिलाता है। मिसेज खुराना गुस्से से तमतमाते हुए कहती है, मुझे लेके चलो वहाँ। काव्या जो 2 दिनों से रोहित के ऐसे बिहेवियर से परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था रोहित ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। काव्या जो बिना रोहित को डिस्टर्ब किए अपना काम कर रही थी, अचानक से वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। ज्यादा वर्कलोड होने से काव्या के सर में दर्द होने लगा था। रोहित की नज़र जब काव्या पर जाती है तो वो उसे अपना सर ऐसे पकड़े देख उसके पास आता है। काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित काव्या से पूछता है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? रोहित के पूछने पर काव्या उसे सर उठाकर देखते हुए कहती है, हम ठीक है, बट वो हमारे सर में थोड़ा दर्द है। रोहित काव्या से कहता है, तुम घर जाकर आराम करो, कल कर लेना काम। काव्या रोहित को मना करते हुए कहती है, नहीं, ये डिजाइन आज रेडी करना जरूरी है वरना काम और डिले हो जाएगा। रोहित काव्या को समझाते हुए कहता है, डिले हो जाएगा तो हो जाने दो, तुम घर जाओ, प्रॉपर बेड रेस्ट लो। रोहित के ऐसे फोर्स करने पर काव्या भी मना नहीं कर पाती और वो घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में काव्या अपने घर पहुंच गई थी। काव्या जो थक कर लिविंग रूम में ही सोफे पर बैठ जाती है। काव्या अपनी आंखें बंद किए सोफे से सर टिकाए बैठी थी कि तभी उसे डोर बेल की आवाज आती है। काव्या उठती है और परेशान होते हुए खुद से ही कहती है, अब इस टाइम कौन आ गया? पाखी को आने में तो टाइम है, अभी कौन है? कहते हुए काव्या डोर ओपन करती है। सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी, ब्रांडेड साड़ी में लिपटी वो औरत एक्सपेंसिव लाइट वेट ज्वेलरी में और लाइट परफेक्ट मेकअप में वो खूबसूरत के साथ साथ अपनी उम्र से 5-7 साल कम ही लग रही थी। जहां काव्या उस एलिगेंट लेडी को देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन है, तो वही वो लेडी काव्या को गुस्से से घुरे कर देख रही थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काव्या को अभी के अभी कच्चा चबा जाएगी। काव्या उस लेडी से पूछती है, आप कौन? काव्या का सवाल सुन वो लेडी एरोगेंट वॉइस में कहती है, मेरे बेटे को तो तुमने अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया और उसकी माँ को तुम जानती तक नहीं। काव्या जो मिसेज खुराना की बातें सुन शॉक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो लेडी किसकी बात कर रही है। तो वही मिसेज खुराना बिना काव्या के परमिशन के घर के अंदर आ जाती है और काव्या की तरफ देखते हुए कहती है, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं, अमीर लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती हो और फिर उनसे शादी करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेती हो। मिसेज खुराना की बातें काव्या के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लेडी है कौन और उसे उसके ही घर में खड़े होकर इस तरह की बातें क्यों सुना रही है। काव्या मिसेज खुराना की बात सुन अब उसे भी गुस्सा आ गया था। वो उन्हें कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि तभी मिसेज खुराना काव्या को बोलने का मौका न देते हुए आ गई। कहती है, तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो ना, मुझे अपनी कीमत बताओ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, पर मेरे बेटे से दूर रहो। काव्या मिसेज खुराना को हैरानी से देख रही थी। काव्या के कानों में मिसेज खुराना की बातें चुभ रही थी। उसे वो औरत एक तरह से पागल लग रही थी जो बिना सच जाने कुछ भी बोले जा रही थी। मिसेज खुराना ये जाने बिना कि फोटो वाली लड़की कोई और भी हो सकती है, वो बस काव्या को बोले जा रही थी। उस फोटो में पाखी का साइड फेस दिख रहा था। इसी गलतफहमी में मिसेज खुराना काव्या को पाखी समझ उसे बस सुनाए ही जा रही थी। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस गलती के लिए इतना सुनना पड़ रहा है, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी मिसेज खुराना काव्या को धमकी देते हुए आगे कहती है, मेरे बेटे से दूर रहना और तुम वो उसकी सेक्रेटरी वाली जॉब भी छोड़ दोगी। ये सुनते ही काव्या को समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ी लेडी कोई आम लेडी नहीं बल्कि खुराना इंडस्ट्री के सीईओ अरुण खुराना की मां है। काव्या को अब सारी बातें समझ आ रही थी।
काव्या मिसेज खुराना को देखते हुए मन ही मन कहती है, अगर ये पाखी की सासू माँ नहीं होती न तो इनकी अक्ल तो हम अभी ठिकाने लगा देते। काव्या की सोच से अनजान मिसेज खुराना उसे और 15 मिनट तक खड़ी कोटी सुनाकर अपना कार्ड काव्या को पकड़ा कर चली जाती है। मिसेज खुराना के जाते ही काव्या डोर क्लोज कर एक लंबी सांस लेती है और सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठते हुए कहती है, एक तो पहले ही हमारे सर में इतना दर्द हो रहा था और बची कुची कसर पाखी की सास ने पूरी कर दी हमें इतना सुनाकर। आज तक तो हमारे माँ बाबा ने इतना नहीं सुनाया जितना ये हमें आधे घंटे में सुनाकर चली गई। अगर ये थोड़ी देर और ऐसे ही सुनाती तो हमारे कानों से खून निकलने लगता है, काव्या मुंह बनाते हुए खुद से ही कहती है। काव्या अपने सर को जोर से दबाते हुए कहती है, ओ गॉड, अगर सास इतनी खतरनाक होती है तो हम कभी शादी ही नहीं करेंगे। काव्या वही अपनी आंखें बंद किए सोफे में लेट जाती है। पाखी जब ऑफिस से घर आती है तो वो दूसरी चाबी से डोर ओपन कर अंदर आ जाती है। पाखी रूम में जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही काव्या पर जाती है। काव्या को सोफे पर सोता देख पाखी उसके पास बैठकर उसके माथे को छूते हुए चेक करती है और खुद से ही कहती है, काव्या की तबीयत तो ठीक लग रही है पर ये ऐसे यहाँ क्यों सो रही हैं। काव्या को वही सोता छोड़ पाखी चेंज करने चली जाती है। चेंज करके पाखी खुद के और काव्या के लिए खाना बनाने लगती है। जब पाखी खाना बना रही थी तभी काव्या उठती है और किचन में पाखी को खाना बनाते देख उसके पास चली जाती है। पाखी काव्या को देख उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? काव्या अलसाए आवाज में कहती है, हम ठीक है अब। काव्या की ऐसी आवाज सुन पाखी कहती है, क्या हुआ? जैसे ही पाखी ने पूछा क्या हुआ, तभी काव्या को मिसेज खुराना याद आ जाती है और वो थोड़ा रूडली टोन में कहती है, ये पूछो क्या नहीं हुआ। काव्या के ऐसे कहने पर पाखी कंफ्यूज्ड होते हुए कहती है, तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। पाखी की बातें सुन काव्या उसे बताना शुरू करती है। तुम्हारी सास आई थी। ये सुनते ही पाखी की आंखें बड़ी हो जाती है और चौंकते हुए कहती है, क्या? काव्या, हाँ वो जीजू की माँ ही थी। ये कहती हुए काव्या पाखी को सारी बातें बता देती है। काव्या मुंह बनाते हुए आगे कहती है, तुम्हारी सास तुम समझकर हमें इतनी बातें सुनाई है कि हमें खुद से नफरत होने लगी है। मन तो कर रहा था हमारा हम भी उन्हें सुनाए पर तुम्हारा ख्याल आते ही हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। पाखी जो खामोश खड़ी काव्या की बातें सुन रही थी वो उसकी सारी बातें सुन शौक में थी। तभी काव्या आगे कहती है, हमने उनकी वो सारी कड़वी बातें ये सोचकर सुन ली कि वो सब तुम्हारे लिए थी। काव्या मुंह बनाते हुए कहती है। तभी काव्या पाखी के लिए परेशान होते हुए कहती है, पाखी तुम कैसे रहोगी? तुम्हारे सास तो टीवी सीरियल वाली सास की तरह खड़ूस है। हमें तो तुम्हारे लिए चिंता हो रही है, वो तुम्हें टॉर्चर करने वाली है। पाखी जो काव्या की बातें खामोशी से सुन रही थी वो काव्या को समझाते हुए कहती है, काव्या वो माँ है, माँ का हक है अपने बच्चों को डांटने का, उन पर अपना गुस्सा निकालने का। पाखी की ऐसी पॉजिटिव बातें सुन काव्या अपनी एक भौहें उठाते हुए कहती है, पाखी इतनी भी अच्छी मत रहो कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए। काव्या की बातें सुन पाखी मुस्कुराते हुए कहती है, हमें पूरा विश्वास है खुद पर, हम मना लेंगे उन्हें। काव्या जाते हुए कहती है, हम तो यही चाहते हैं तुम्हारे लिए सब अच्छा हो। पाखी जाती हुई काव्या को मुस्कुराते हुए देखती है। काव्या के जाने के बाद पाखी मन ही मन खुद से कहती है, उन्हें पता कैसे चला हमारे बारे में। एपिसोड 53। अरुण के कहने पर चिराग जो उन लड़कों का किडनैप कर उन्हें दिल्ली ले आया था। चिराग उन लड़कों को अरुण के विला ले जाता है। विला के पीछे बना एक छोटा सा कॉटेज, उसमें वो पांचों लड़के, उनके आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो सभी चेयर से बंधे थे। थोड़ी ही देर में वहां अरुण आता है। अरुण की आंखों में भरा गुस्सा देखकर चिराग भी शॉक था। उसने आज से पहले अरुण को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। चिराग को समझ नहीं आ रहा था अरुण ने उन लड़कों को क्यों किडनैप करवाया।
तभी अरुण चिराग को उन लड़कों के आंखों पर बंधी पट्टी हटाने के लिए कहता है। अरुण के कहने पर चिराग उन सभी लड़कों के आंखों पर बंधी पट्टी को हटा देता है और उनके मुंह पर से टैप भी हटा देता है। वो पांचों लड़के अरुण को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो तो इस इंसान को जानते तक नहीं, फिर क्यों इस इंसान ने उन्हें किडनैप करवाया। उन पांचों में से जो एमएलए का बेटा था मंजीत, वो अपना रोब दिखाते हुए कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। उसकी बातें सुन चिराग मन ही मन कहता है, क्या ये पागल है, इसके सामने मौत खड़ी है और ये उनसे अपनी जान पहचान कर रहा है। तभी अरुण उस लड़के की बात सुन स्माइल करते हुए कहता है, तू जो भी है, पर जो अब तेरे साथ होने वाला है न, उसका जिम्मेदार भी तू खुद ही है। अरुण के ऐसे कहने पर मंजीत अरुण को घूरते हुए कहता है, मेरे डैड लखनऊ के एमएलए है। अरुण मंजीत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये दिल्ली है, तेरा लखनऊ नहीं, जहां तेरी चले यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। अरुण मंजीत के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारते हुए कहता है। अरुण मंजीत की कॉलर पकड़ उसकी आंखों में अपना खौफ पैदा करते हुए कहता है, बहुत शौक है न तुझे लड़कियों को परेशान करने का, कमीने, तेरे जैसे लोगों की वजह से लड़कियां घर से निकलने से डरती है। गलती तुम जैसे लोग करते हैं और सजा उन मासूम लड़कियों को मिलती है। गलत तुम करते हो और लोगों के ताने सुनने उन्हें पड़ते हैं। तुम गलती करके भी बाहर खुले सांड की तरह घूमते हो और उन मासूम लड़कियों की गलती न होते हुए भी उन्हें घर में छुप कर रहना पड़ता है, और ये सब होता है सिर्फ तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से। कहते हुए अरुण गुस्से में उसे एक लात मारता है। अरुण की लात पड़ते ही मंजीत चेयर के साथ नीचे गिर जाता है। अरुण जाते हुए चिराग से कहता है, अच्छे से खातिरदारी करो, इनकी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अरुण की बातें सुन चिराग अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। अरुण के जाने के बाद चिराग उन लड़कों को देखते हुए कहता है, ये तो मैं नहीं जानता तुम लोगों ने सर का क्या नुकसान किया है, पर सर के गुस्से को देखकर लग रहा है वो तुम्हें मरता हुआ देखना चाहते हैं, और मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम लोगों की खातिरदारी तो मैं वैसे ही करूँगा जैसा सर चाहते हैं। चिराग की ऐसी बातें सुन उन सभी लड़कों की आंखों में खौफ दिखने लगा था। माही जो आज काफी खूबसूरत लग रही थी, उसे ऐसे रेडी होता देखकर माही की मां अर्पना खुराना माही से पूछती है, माही कहाँ जा रही हो। अपनी मां के ऐसे सवाल करने पर माही चिढ़ते हुए कहती है, मां मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ। मिसेज खुराना, ठीक है, पर ड्राइवर को साथ लेकर जाओगी, तुम खुद ड्राइव नहीं करोगी। माही मुंह बनाते हुए ओके कहती है और चली जाती है। माही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर देखती है तो उसे वो पूरा कैफे खाली खाली दिख रहा था। माही अंदर जाती है तो अंदर भी कोई नहीं दिख रहा था। माही ये देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी। तभी कोई पीछे से माही को हग कर लेता है। माही ये देखकर चौंक जाती है। वो जल्दी से उस शख्स से अलग होती है, पर जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो उस शख्स को हग करते हुए कहती है, तुमने मुझे डरा ही दिया था। मयंक भी माही को टाइटली हग कर लेता है। माही मयंक से अलग होते हुए कहती है, ये कैफे पूरा खाली क्यों है। मयंक मुस्कुराते हुए माही से कहता है, वो इसलिए क्योंकि आज प्रिंसेस आई है इस कैफे में और ऐसे में यहाँ भीड़ हो और वो सभी मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल प्रिंसेस को देखे, ये मैं कैसे होने देते। सो मैंने ये पूरा कैफे ही बुक कर लिया और अब कोई हमें यहाँ डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। मयंक और माही दोनों ही अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे तो वही दूसरी तरफ अरुण ऑफिस पहुँच गया था और अपने कैबिन में बैठा पाखी के आने का वेट कर रहा था। पाखी जो कल की बातों के बारे सोचते हुए रेडी हो रही थी, भी काव्या पाखी को खुद में ही खोया देख पाखी से कहती है, क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना। काव्या की बातें सुन पाखी जैसे होश में आती है और वो रिप्लाई करती है, हाँ बस जा ही रहे। काव्या, ठीक है चलो साथ चलते हैं। पाखी और काव्या दोनों एक साथ चले जाते हैं।
पाखी ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अरुण के लिए कॉफी बनाकर उसके कैबिन में ले जाती है। अरुण पाखी को देखकर अपने चेयर से उठकर पाखी के गले लगते हुए कहता है, कितना वेट करवाती हो यार, तुम भी बच्चों के जैसे बिहेव करते हुए। अरुण पाखी के गले लगे हुए ही कहता है, आंखें बस तुम्हें देखना चाहती है और तुम हो जिसे हाइडेंसी खेलने से फुर्सत ही नहीं। पाखी अरुण के ऐसे बिहेवियर को देख हैरान थी। पाखी अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, अच्छा जी। अरुण पाखी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, हाँ जी। फिर दोनों ही एक साथ मुस्कुरा देते हैं। तभी कियारा बिना कैबिन का डोर नॉक किए अंदर आ जाती है। पाखी को अरुण की बाहों में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कियारा पाखी को घूर कर देखते हुए मन ही मन कहती है, ये लड़की ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली है। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई वो इस लड़की ने 1 महीने में कर दिया। और अरुण सर इतनी जल्दी इसके जाल में फंस भी गए। कियारा जो अपने मन में ये सब सोचे ही जा रही थी, तो वही अरुण कियारा को अपने कैबिन में देखकर गुस्से से भर जाता है। पाखी जल्दी से अरुण से अलग होती है। अरुण कियारा को घूर कर देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे घर का गार्डन नहीं है जहां तुम जब चाहो टहलती हुई आ जाओ। ये मेरा कैबिन है। नेक्स्ट टाइम अगर बिना नॉक किए अंदर आई तो साथ में अपना रेजिग्नेशन भी लेकर आना। अरुण की इतनी सारी बातें सुनने के बाद कियारा की आंखें नम हो जाती है। उसे यही लग रहा था ये सब अरुण पाखी की वजह से कर रहा है। कियारा मन ही मन खुद से कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं पाखी, आज तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी तुमसे। एपिसोड 54। कियारा अरुण की बातें सुन रोने ही वाली थी कि तभी वो खुद को कंट्रोल कर अरुण से सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। कियारा जिसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया था, वो अपने कैबिन में आकर अपने फोन से एक नंबर डायल करती है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है और वो हंसते हुए कहती है, मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगी, सो क्या अब मिलाओगी हाथ मुझसे। उस लड़की की बातें सुन कियारा गुस्से से कहती है, हाँ तुम जो कहोगी मैं करूंगी, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हुए। सुनते ही कॉल के दूसरी तरफ वाली लड़की हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, अब हम दोनों का एक ही मकसद है तो हम दोनों मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। मेरे कॉल का वेट करना, मैं तुम्हें जल्दी ही कॉल करूंगी, तब तक खुद को शांत रखो, जब तक मैं न कहूँ कुछ मत करना। कियारा ओके कहती है और कॉल कट हो जाती है। माही और मयंक दोनों कैफे में बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी माही उदास होते हुए कहती है, माँ मुझे आगे की स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज रही है। मयंक के ये सुनते ही उसके चेहरे से स्माइल जैसे गायब हो जाती है। मयंक का उदास चेहरा देख माही उससे कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं भाई से बात करूंगी। तभी माही को फोटोग्राफ वाली बात याद आ जाती है और वो क्यूरियस होते हुए मयंक से पूछती है, भाई और उनकी सेक्रेटरी पाखी के बीच में कुछ चल रहा है क्या? माही की बातें सुन मयंक भी कहता है, क्या तुम्हें भी यही लगता है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? माही, तुम्हें भी मतलब तुम भी यही सोचते हो? सोचता नहीं हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि उनके बीच कुछ तो है, वरना तुम्हारा वो खड़ूस भाई किसी लड़की की इतनी केयर करे। अभी तक तो किसी लड़की की इतनी परवाह करते हुए उसे नहीं देखा मैंने जितनी वो पाखी की करता है, इसलिए मुझे डाउट नहीं, पूरा यकीन है कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। मयंक जो अपनी ही धुन सब बोले ही जा रहा था, वो अपनी बात खत्म करते हुए माही की तरफ देखता है तो वो उसे देखकर पल के लिए डर जाता है। माही का गुस्से वाला फेस देखने के बाद मयंक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे कुछ भी बोले। माही मयंक को घूर कर देखते हुए कहती है, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? माही मयंक को मारते हुए कहती है, और क्या कहा अभी तुमने? मेरे भाई को खड़ूस? हाँ खड़ूस लगते हैं वो तुम्हें। मयंक माही से बचते हुए उसे सॉरी बोलता है। एक तरफ जहाँ प्यार भरी नोक झोंक हो रही थी तो वही कोई जल जल कर राख हो रहा था। मानव जब से रोहित के ऑफिस आकर गया था तब से रोहित काव्या का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा था। उसे पहली बार किसी से इतनी जेलसी हुई थी रोहित, जिसे ये एहसास हो गया था कि वो काव्या को पसंद करने लगा है, तो वही काव्या इस बात से अनजान थी और आज भी वो रोहित को सिर्फ अपना बॉस ही मानती थी जो उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता।
रोहित और काव्या बैठे अपना काम कर रहे थे कि तभी रोहित के कैबिन का डोर कोई बिना नॉक किए ओपन करता है। ये देखकर रोहित गुस्से से भर जाता है। तभी उसकी नज़र अंदर आ रही लड़की पर पड़ती है और उसका गुस्सा स्माइल में बदल जाता है। काव्या, जो रोहित के एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस कर रही थी, वो रोहित के इतनी जल्दी चेंज होते एक्सप्रेशन को देखकर मन ही मन खुद से कहती है, इतनी जल्दी तो टीवी का चैनल चेंज नहीं होता जितनी जल्दी इस बंदर के एक्सप्रेशन चेंज हुए। खुद से ही ये सब कहते हुए काव्या अपना ध्यान रोहित से हटाकर उस लड़की को देखती है। ब्लैक कलर के वन पीस में वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। काव्या, जो उस लड़की को अभी अपनी आंखों से स्कैन कर ही रही थी कि इतने में वो लड़की रोहित के गले लग जाती है। ये देखकर काव्या अपनी आंखें सिकुड़ लेती है और दोनों को देखते हुए खुद से ही कहती है, अब ये छिपकली कौन है, आते ही चिपक गई। उस लड़की का रोहित को हग करना काव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में उन दोनों का एक दूसरे से गले मिलना चुभ रहा था। तभी रोहित उस लड़की से अलग होते हुए कहता है, प्रिया, तू यहाँ इंडिया कब आई? तू? प्रिया, आज ही आई हूँ, तुझसे मिलने घर गई थी। आंटी ने बताया तूने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ये सुनते ही मैं तो सरप्राइज हो गई थी, फिर सोचा चलकर तुझे भी एक सरप्राइज दे दूँ। प्रिया मुस्कुराते हुए रोहित से कहती है। तभी प्रिया की नज़र काव्या पर जाती है और वो रोहित को कोहनी मारते हुए उससे पूछती है, ये कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड। काव्या, जो खुद को शांत करने के लिए कि पानी पी रही थी, तभी प्रिया की बातें सुनकर उसके मुंह से पानी बाहर आ जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। काव्या को खांसता देख रोहित और प्रिया दोनों ही जल्दी से उसके पास आ जाते हैं और प्रिया काव्या की पीठ सहलाते हुए उसे चेयर पर बैठाती है। काव्या प्रिया की बातें सुनकर मन ही मन खुद से कहती है, इस बंदर के दोस्त भी इसी के जैसे है, सारे मेरी जान के दुश्मन है। काव्या को ठीक देख एक बार फिर प्रिया अपनी आंखों के इशारे से रोहित से काव्या के बारे में पूछती है। रोहित काव्या को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, जिस कंपनी के साथ हाल ही में मैंने अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये उसी कंपनी की एम्प्लॉय है। प्रिया काव्या के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय, आई एम प्रिया, रोहित की स्कूल फ्रेंड। काव्या भी हाथ मिलाते हुए कहती है, आई एम काव्या। कहते हुए काव्या मन ही मन खुद से कहती है, स्कूल फ्रेंड? हमारे स्कूल फ्रेंड दुनिया के किस कोने में है, हमें तो ये भी नहीं पता। और इस छिपकली को देखो, एक कोने से निकलकर दूसरे कोने में स्कूल फ्रेंड से मिलने आई है। काव्या उन दोनों को अकेला छोड़कर कैबिन के एक कोने में सोफे पर बैठी अपना काम करने लगी। धीरे रहकर काव्या की नज़र थोड़ी थोड़ी देर में रोहित और प्रिया पर चली जाती और दोनों को हंसते हुए बातें करता देख काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल पर तीर चला रहा हो। तो वही रोहित की नज़र भी प्रिया से बात करते टाइम बीच बीच में काव्या पर चली जाती और प्रिया, जो इस बात को अच्छे से नोटिस कर रही थी, वो रोहित को छेड़ते हुए कहती है, तू पसंद करता है उसे? रोहित प्रिया की बातें सुन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। रोहित अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। प्रिया, तो फिर तू इतना शर्मा क्यों रहा है? यार, पसंद है तो बोलना। वैसे लड़की खूबसूरत है, क्यूट भी है, क्या वो भी तुझे पसंद करती है? रोहित काव्या को एक नज़र देखते हुए कहता है, पता नहीं। प्रिया एक्साइटेड होते हुए कहती है, तो पता करना। रोहित सवालिया अंदाज में प्रिया से कहता है, कैसे? प्रिया कुछ सोचते हुए कहती है, अभी पता चल जाएगा। कहते हुए प्रिया अपनी चेयर से उठकर रोहित के एकदम नजदीक आ जाती है। रोहित प्रिया को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? प्रिया खींचते हुए कहती है, 5 मिनट के लिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, अभी पता चल जाएगा उसके दिल में क्या है। कहते हुए प्रिया रोहित को टाइटली हग कर लेती है। सोफे पर बैठी काव्या उन दोनों को ही नोटिस कर रही थी। दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, ये छिपकली फिर से चिपक गई क्या? ये एक जगह चिपक कर बैठ नहीं सकती। काव्या मुंह बनाते हुए कहती है। प्रिया काव्या को जलाने के लिए रोहित के कभी बालों को सही करती तो कभी उसकी टाई को ठीक करती। काव्या ये सब देखकर दांत पीसते हुए खुद से कहती है, ये फ्रेंड है, हरकतें तो इसकी ऐसी है जैसे इसकी बीवी हो।
तभी प्रिया एकदम से चेयर पर बैठे रोहित के गोद में बैठ जाती है। ये देखकर तो रोहित भी शॉक हो गया था। रोहित एक नज़र काव्या को देखता है तो काव्या गुस्से में अपनी हाथ में पकड़ी हुई फाइल रोहित को घूरते हुए टेबल पर पटकती है और कैबिन से बाहर चली जाती है। काव्या का गुस्सा देखकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है और रोहित के ऊपर से उठते हुए कहती है वो तुझे पसंद ही नहीं, तुझसे प्यार भी करती है। रोहित प्रिया को घूरते हुए कहता है अब वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। रिलैक्स यार, कुछ नहीं सोचेगी वो, बस उसे थोड़ा बुरा लगा है पर तू मनाएगा तो मान जाएगी। प्रिया हंसते हुए कहती है। रोहित मुंह बनाते हुए कहता है पक्का ना। प्रिया हम कहती है चल अब जल्दी से उसे प्रपोज कर देना, इससे पहले तेरी मैना को कोई और तोता न ले जाए। रोहित और प्रिया और थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं और फिर प्रिया वहां से चली जाती है। कियारा की वजह से अरुण का मूड खराब हो गया था। अरुण पाखी को लेकर अपने विला आ जाता है। अरुण पाखी से कहता है मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना। पाखी अरुण को मुस्कुराते हुए देखकर कहती है बस इतनी सी बात, हमें आधा घंटा दीजिए, हम अभी आपके लिए खाना बना देते हैं जब तक आप फ्रेश हो जाए। अरुण पाखी को हग करते हुए बेहद प्यार से कहता है नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ खाना बनाना है। पाखी अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है अच्छा जी। अरुण पाखी के गाल पर किस करते हुए कहता है हाँ जी। एपिसोड 55। पाखी और अरुण दोनों एक साथ किचन में एंटर होते हैं। पाखी किचन को देखते हुए कहती है क्या खाना है आपको। अरुण पाखी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके गाल को अपनी नोज से टच करते हुए बेहद प्यारी वॉइस में कहता है तुम्हें। पाखी ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है। पाखी अरुण से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है छोड़िए, हमें कोई आ जाएगा यहाँ, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही अरुण ये कहता है भी वहाँ चिराग आ जाता है। चिराग जो अरुण को ढूंढते हुए किचन में आ जाता है। वो अरुण को पाखी के साथ ऐसे देखकर जल्दी से पीछे मुड़कर कहता है सो सॉरी सर। वो अरुण चिराग को देखकर मन ही मन कहता है प्यार के दुश्मन सारे कभी भी आ जाते, शादी के बाद सबकी लाइफ में प्राइवेसी ज्यादा आ जाती है, मेरी तो उल्टा बची कुची प्राइवेसी भी छीन ही गई। अरुण गुस्सा करते हुए चिराग से कहता है ऐसा भी क्या जरूरत आ गई जो तुम कॉल करे बिना यहाँ आ गए। चिराग बिना पीछे मुड़े ही कहता है सर कॉल तो किया था पर अपने रिसीव नहीं किया। तभी अरुण को याद आता है वो अपना फोन रूम में ही भूल गया है। अरुण गुस्सा करते हुए कहता है ठीक है तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। चिराग के जाने के बाद पाखी जोर जोर से हंसने लगती है। पाखी को हंसता हुआ देख अरुण उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखते हुए कहता है तुम हंस रही हो। तभी पाखी अरुण को चिढ़ाते हुए बच्चों के जैसे कहती है ओ चू चू चू, हमें आपके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। पाखी का ऐसा बिहेवियर देख अरुण उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है बुरा लग रहा है ना, अभी बताता हूँ तुम्हें। कहते हुए अरुण पाखी के पीछे भागने लगता है और पाखी अरुण से बचने के लिए उसके आगे भाग रही थी। वो दोनों किचन काउंटर के चारों तरफ एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तभी अरुण बड़ी ही चालाकी से पाखी की कमर में अपना हाथ डाल उसे अपनी ओर खींचकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और पाखी के नजदीक आते हुए कहता है क्या अभी भी बुरा लग रहा है। अरुण अपनी नोज को पाखी की नोज से टच करते हुए कहता है। पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। पाखी अपनी पलकें शर्म से नीचे झुका लेती है। पाखी को शर्माता देख अरुण पाखी के फोरहेड पर प्यार से किस करता है, उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद करते हुए कहता है बहुत भूख लगी है, जल्दी बनाना खाना। कहते हुए अरुण वहां से चला जाता है। पाखी अरुण के जाने के बाद अपना दुपट्टा साइड कर अपनी कमर से बांधते हुए खाना बनाने लगती है। रोहित का ऑफिस। काव्या जो गुस्से और जेलॉसी के कारण कैबिन से बाहर आ गई थी वो वही कॉरिडोर में चक्कर लगाते हुए खुद से ही कहती है मन तो कर रहा है अभी बंदर की जान ले लूं, हिम्मत कैसी हुई इस बंदर की उस छिपकली के साथ फ्लर्ट करने की। काव्या गुस्से में बड़बड़ाते हुए इधर से उधर टहल रही थी कि तभी उसकी नजर जा रही प्रिया पर पड़ती है। प्रिया को देखते हुए काव्या कहती है इतनी जल्दी हो गया, हमें तो लगा आज पूरा दिन ये छिपकली बंदर से ही चिपक कर रहेगी।
प्रिया के जाने के बाद काव्या भी कैबिन के अंदर आ जाती है। रोहित जो काव्या के आने का वेट कर रहा था, काव्या के आने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था वो काव्या से क्या कहे, वो बात शुरू कैसे करे। तभी रोहित कुछ सोचते हुए अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहता है, चलो लंच कर लेते हैं, लंच का टाइम हो गया है। काव्या रोहित की बातें सुन उसे घूर कर देखती है। रोहित को काव्या की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। रोहित मन ही मन खुद से कहता है, ये तो पूरी ज्वालामुखी बनी हुई है, इसे देखकर लग रहा है ये कभी भी मुझ पर फट सकती है। काव्या रोहित की बात को इग्नोर कर अपना लंच निकालकर खुद को सर्व करने लगती है। रोहित ये देखकर काव्या के पास आते हुए कहता है, साथ में करते हैं न। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, क्यों, उस छिपकली ने साथ में खाने से मना कर दिया। छिपकली वर्ड सुन रोहित सोचते हुए कहता है, छिपकली, कौन छिपकली। तभी रोहित आगे कहता है, क्या तुम प्रिया की बात कर रही हो। प्रिया का नाम सुन काव्या उसे एक कोल्ड लुक देती है और उठकर उसके पास आने लगती है। रोहित काव्या के बढ़ते कदमों के साथ अपने कदम पीछे ले रहा था, उसे काव्या बहुत गुस्से में लग रही थी। तभी वो पीछे होते होते वॉल से टकरा जाता है। काव्या अपना एक हाथ वॉल पर रखती है और दूसरे हाथ की उंगली रोहित की तरफ करते हुए वार्निंग देते हुए कहती है, नाम मत लेना दोबारा उस छिपकली का हमारे सामने। कहते हुए काव्या रोहित को घूर कर देखती है। रोहित जो काव्या के गुस्से को देखकर डरा सहमा वॉल से टिक कर खड़ा था, वो इस वक्त किसी अबला नारी की तरह लग रहा था। तभी काव्या को याद आता है प्रिया ने किस तरह प्यार से रोहित के बालों को सेट किया था और उसकी टाई चिपकी थी। वो सब याद आते ही काव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और गुस्से में अपने दोनों हाथों से रोहित के बालों को बुरी तरह खराब कर देती है और उसकी टाई को भी खींचकर ढीला कर देती है। रोहित को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखते हुए काव्या कहती है, अब ठीक है। रोहित सच में एक बंदर जैसा लग रहा था। रोहित काव्या की उस हरकत पर मन ही मन खुद से कहता है, सही नाम रखा है मैंने इसका, जंगली बिल्ली। आज इसने काम भी बिल्कुल जंगली बिल्ली वाला किया है। तभी रोहित अपने दिल को कोसते हुए आगे कहता है, इस दिल्ली शहर में लाखों लड़कियां हैं, पर तुझे भी इसके लिए ही धड़कना था। अब जब इसके लिए धड़का है तो इसकी हरकतें भी झेल बेटा। तभी रोहित जाती हुई काव्या का हाथ पकड़ उसे दीवार से सटाते हुए कहता है, तुम जेलस हो रही हो। काव्या चौंकते हुए कहती है, जेलस, और हम क्यों होने जेलस। तुम उस छिपकली के साथ रहो या किसी नागिन के साथ, हमें क्या फर्क पड़ता है। रोहित काव्या के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जरा देखूं मुझे एक बार। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुमने ये सब क्यों किया। काव्या अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, ये सब हमने गुस्से में किया, हमें गुस्सा आ रहा था। रोहित, और ये गुस्सा किस लिए। काव्या रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी रोहित आगे कहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना उसका मेरे इतने करीब आना। रोहित की बातें सुन काव्या अब भी खामोश रहती है। रोहित ये देखकर मुस्कुरा देता है और काव्या से कहता है, तो तुम मुझे पसंद करने लगी हो। काव्या ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी कर रोहित को देखते हुए जल्दी से कहती है, नो वे। रोहित काव्या के ऐसे रिएक्शन पर कहता है, तो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा जब मैंने तुम्हें उस रात किस किया था। उस रात की बात याद आते ही काव्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपनी नजरें नीची कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रोहित को इस बात का क्या जवाब दे। काव्या को ऐसे शर्माता हुआ देख रोहित काव्या का हाथ छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर अपने माथे को काव्या के माथे से टच करते हुए कहता है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। काव्या ये सुनते ही रोहित को जोर से धक्का देती है। रोहित जो गिरने ही वाला था वो काव्या का हाथ पकड़ लेता है और दोनों वही सोफे पर गिर जाते हैं। रोहित के ऊपर काव्या थी और रोहित ने काव्या को कसकर पकड़ लिया था। काव्या चाहकर भी रोहित के ऊपर से उठ नहीं पा रही थी। तभी रोहित एक झटके से पलटकर काव्या के ऊपर आ जाता है और काव्या के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ठीक है तो मैं भी देखता हूँ अभी जो मैं करने वाला हूँ तुम उसका जवाब मुझे कैसे देती हो। रोहित की बातें सुन काव्या उसे अपनी आंखें बड़ी किए देख रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था रोहित क्या करने वाला है। तभी रोहित काव्या को नॉटी स्माइल देते हुए आंख मारता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। रोहित के इस एक्शन से काव्या एकदम शॉक हो जाती है। काव्या की आंखें पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। रोहित काव्या को पैशनेटली किस कर रहा था। काव्या जो बिन पानी मछली की तरह छटपटा रही थी रोहित पर, उसका कोई जोर नहीं चल रहा था। थक हार कर काव्या खुद को रोहित के आगे सरेंडर कर देती है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।